नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पार्ट 2 वर्ण विचार, जिसका मैंने कुछ पार्ट आपको कल की कक्षा में बताया था। कल हमने देखा था वर्ण, वर्णमाला, और हमने क्या देखा था, वर्ण विच्छेद के बारे में भी समझा था, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से जो वर्ण हैं वो आते हैं स्वर में और व्यंजन में। कल मैंने आपको बताया था कि स्वर में क्या क्या आता है, अ से ओ तक जितने भी वर्ण हैं वो किसमें आते हैं, स्वर में आते हैं। आज के इस पेज पे हम क्या देखेंगे कि स्वर कौन कौन से हैं और उनके जो मात्रा चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं, और वहां पे मात्रा का प्रयोग करते ही कैसे शब्द बनते हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे बता रखा है अ। तो अ का मात्रा चिन्ह क्या होता है? कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो जब हम क पर अ की मात्रा लगाएंगे यानी कि नहीं लगाएंगे, तो जब कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती तो क्या दर्शाते हैं, वो क्या दर्शाता है, वर्ण कि उसपे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। तो हम ऐसे ही उसके उदाहरण बताएंगे। यहाँ पे दो शब्द बताएंगे। कब, कब यहाँ पे क पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो क्या दर्शा रहा है ये कि इसके साथ में अ की मात्रा है। अ की मात्रा, अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। वर्णमाला में सिर्फ एक अ ही है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, कब। और ऐसे ही दूसरा शब्द है यहाँ पे कम। कम के साथ में क और म के साथ में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है, तो क्या दर्शा रहा है, इनके साथ में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है। अ जिसकी स्वयं की कोई मात्रा नहीं होती है। आगे हम देखेंगे आ। अगला स्वर क्या होता है, आ। तो आ का मात्रा चिन्ह क्या हुआ, एक सीधा डंडा होता है जिसका मात्रा चिन्ह, ठीक है। और क के साथ में जब हम इसको लगाएंगे तो उच्चारण कैसे करेंगे, का। और ऐसे ही दो शब्द बनाएंगे, काला और काना। अगला स्वर है हमारा ओ का, जो क्या है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन इसका उच्चारण हम हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हुए उच्चारण कैसे करेंगे, ओ का। इसी तरह इसका जो मात्रा चिन्ह है वो एक सीधा डंडा आ की तरह लगाते हुए ऊपर एक चंद्र लगा देते हैं, तो ये बन जाता है ओ। और जब हम का पर इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे बोलेंगे, को। और दो शब्द बनाएंगे इसके, कॉलेज और कॉटन। ऐसे ही आगे हम स्वर देखेंगे ई। ये कौन सी ई है, छोटी ई है या बड़ी ई है, ये है छोटी ई, तो उच्चारण कैसे करेंगे, ई। और इसका मात्रा चिन्ह इस तरह से सीधा डंडा और ऊपर एक घूमती हुई रेखा जो है उसे बोलेंगे हम ई। और जब क पर इसका प्रयोग करेंगे तो लेफ्ट साइड में इसका प्रयोग करते हुए बोलेंगे की। और दो शब्द इसके बोलेंगे, किताब और किसान। आगे हमारे पास है बड़ी ई। बड़ी ई का मात्रा चिन्ह इस तरह से हो जाता है, छोटी ई में हम देखेंगे क्या, लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में हो जाती है। और इसकी जब क पर इसका हम इस मात्रा चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो कैसे बोलेंगे, की। जो ध्वनि है उसको लंबी ले जाते हुए बोलेंगे। और दो शब्द इसके हो जाएंगे, कीप और कील। ऐसे ही आगे हमारा स्वर है उ। और ऊ का जो मात्रा चिन्ह होता है वो इस तरह से ऊपर की तरफ होता है, और जब बड़े ऊ का देखेंगे तो ये जो रेखा है इस तरह से नीचे की तरफ घूम जाती है। हमें इनके मात्रा चिन्हों को ध्यान में रखना होता है कि किसकी मात्रा किस तरीके की होती है, तभी हम उसका उच्चारण कर पाते हैं ना। और जब क पर छोटा ऊ लग जाता है तो उच्चारण कैसे करते हैं, कु। और दो शब्द बनाएंगे इसके, कुल्हाड़ी और कुछ। ऐसे ही बड़ा ऊ दे रखा है, तो बड़ा ऊ का जो है मात्रा चिन्ह कैसा होता है, छोटा ऊ की तरह ही होता है, बस ये सीधा ले लेते हैं इसको और इसको एकदम उल्टा घुमा देते हैं, ये हो जाता है बड़ा ऊ। और जब मात्रा का प्रयोग करते हैं क पर तो कैसे बोलेंगे, कू। जो ध्वनि है उसको लंबा ले जाते हुए बोलेंगे। और उसके दो शब्द हो जाएंगे, कूकना और कूटना। आगे हमें री की मात्रा दे रखी है। जो री की मात्रा है उसका जो मात्रा चिन्ह है वो इस तरीके से होता है, थोड़ा सा घुमाते हुए। और जब ये वर्ण पर लग जाती है तो कहाँ लगती है, वर्ण पर उसके पैरों में लगती हुई होती है, ठीक है। और इसका र का उच्चारण होता है इसमें, कृष्ण। क र श ण। तो किसका, इसकी आवाज किसकी आती है, री की आती है, कृष्ण और कृपा। आगे ए। ए पर क्या होता है कि एक मात्रा ऊपर लग जाती है वर्ण पर, ऐसे ही हम क पर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे उसे, के। और दो शब्द बनाएंगे इससे, केवल और केवट। अगला स्वर है हमारा अय। अय पर
दो मात्राएं लग जाते हैं। ए पर एक मात्रा होती है और ऐ पर दो मात्रा होती है। ऐसे ही क पर लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये कै। और ऐसे ही दो शब्द बनाएंगे इसके, कैलाश और कैट। आगे हमारा स्वर है ओ। ओ में सीधा डंडा लगाते हुए एक मात्रा लगा देते हैं और मात्रा प्रयोग करते हुए इसे बोलेंगे को। और दो शब्द बनाएंगे इसके, कोमल और कोना। अगला स्वर है हमारा औ। औ की एक डंडा लगाते हुए ऊपर दो मात्राएं लग जाती है तो ये हो गया इसका मात्रा चिन्ह। इसका मात्रा प्रयोग करते हुए बोलेंगे कौ। और इससे दो शब्द बनाएंगे, कौन और कौवा। ठीक है, आगे ध्यान रखने योग्य हमारे लिए बातें क्या दे रखी है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अ प्रत्येक व्यंजन के साथ मिला रहता है। इसके मिले बिना व्यंजन का सही उच्चारण नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जब हम कोई भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो किसकी ध्वनि आती है, अ की ध्वनि आती है। तो हम ऐसे ही आगे हमें यहाँ पे बताया का क को हम जब अ से अलग करेंगे, बोल के देखो एक बार, क किसकी आवाज आ रही है, अ की आवाज आ रही है ना। तो जब हम अ को, इसके स्वर को व्यंजन से अलग कर देंगे तो व्यंजन के साथ में क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है और जो क है वो आधा रह जाता है। अगर हमें क को पूरा करना है तो अ इसमें मिला देंगे तभी पूरा हो जाएगा और हलंत हट जाएगा। और जब हम इसका क का वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, क हलंत प्लस अ तो क्या बनेगा, क। ऐसे ही म को अगर हमें वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे लिखेंगे, म हलंत प्लस अ तो क्या बनेगा, म। तो यहाँ पे ये म और क्या दर्शा रहे हैं कि इनके साथ में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। कोई मात्रा नहीं लगी हुई है यानी कि कौन सी मात्रा है इनके साथ, इनके साथ है अ की मात्रा। क्यों, क्योंकि ऊपर हमें बताया था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आगे हमें कुछ अन्य ध्वनिया चिन्ह दे रखे हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द पर जब हम बिंदी का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुस्वार। अंक की ध्वनि का, अंक की ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं। और कैसी ध्वनि आती है बिंदी लगाते हुए, न की ध्वनि आती है। इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे हंस, नाक से उसका उच्चारण किया जाता है। रंग, जंग, ध्वनि किसकी आएगी, न की। और उच्चारण करते समय उच्चारण कहाँ से किया जाएगा, नाक से इसका उच्चारण किया जाएगा। आगे ऐसे ही हमें बता रखा है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। अनुनासिक की ध्वनि को क्या कहते हैं, जब अ पर चंद्र लग जाता है किस ध्वनि को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गला दोनों से किया जाता है। हमें इसका उदाहरण यहाँ पे बता रखा है, आंख, चांद और हंस। जब हम इसे बिना चंद्र की सहायता से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, आंख। और जब हम इस पे चंद्र लगा देंगे तो आ पर जोर देते हुए नाक और गले का प्रयोग करते हुए बोलेंगे, और आ पर जोर देंगे तो क्या बोलेंगे, आंख। ऐसे ही आगे हमें बता रखा है यहाँ पे चांद। तो जब हम चांद पर चंद्र बिंदु हटा देंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या है ये, चांद। और जब चंद्र बिंदु लगा देंगे तो उच्चारण किस तरीके से किया जाएगा, नाक और गले का प्रयोग करते हुए चा पर जोर देते हुए बोलेंगे चांद। ऐसे ही आगे हमें दे रखा है हंस। जब हम चंद्र बिंदु हटा देंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, हस। और जब चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ह पर जोर देते हुए नाक और गले का प्रयोग करते हुए बोलेंगे हंस। ऐसे ही आगे हमें बता रखा है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, जब ये दो बिंदियां लग जाती है तो दो बिंदियों की ध्वनि को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण जो है ह की भांति होता है। जब ये लग जाता है किसी भी शब्द के आगे तो कैसे पढ़ेंगे, अगर ये नहीं है तो आप क्या है, प्रातः। और जब विसर्ग लगा देंगे तो ह का उच्चारण करते हुए बोलेंगे प्रातः। ऐसे ही आगे हमें दे रखा है विसर्ग के बिना, इसको पढ़ के देखो कैसे है ये, अत। और जब विसर्ग लग जाता है तो उच्चारण कैसे करोगे, अतः। ऐसे ही आगे है नम, बिना विसर्ग के। और जब विसर्ग लगा के पढ़ोगे तो कैसे करोगे उच्चारण, नमः। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। पेज नंबर 10 पर हमें बता रखा है हलंत के बारे में।
हमने वर्ण विच्छेद सीखा था, कक्षा 3 में भी सीखा था और कक्षा 4 में भी हमें वर्ण विच्छेद का प्रयोग करना है। तो हलंत क्या होता है? हलंत का प्रयोग व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। ऐसे लगाते हैं ना हलंत कि सीधी लाइन ये लगा दी क के नीचे, ऐसे तिरछी लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? हलंत। यदि व्यंजन में स्वर मिला हुआ न हो तो उसके नीचे क्या है, हम क्या किसका प्रयोग करते हैं? हलंत लगा दिया जाता है। अगर उसमें स्वर नहीं है तो, अगर हम स्वर अलग कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, हर व्यंजन के साथ में क्या मिला हुआ होता है? स्वर मिला होता है। जब उसका वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था कि क का जब हमें वर्ण विच्छेद करना है तो हम कैसे लिखेंगे? क हलंत प्लस अ। ऐसे ही यहाँ पे हमें बता रखा है, यदि व्यंजन में स्वर मिला नहीं होता है तो उसके नीचे हम क्या करते हैं? हलंत लगा देते हैं, तब वह व्यंजन आधे व्यंजन के रूप में होता है। तो ये जो क है ना, ये क्या है? आधा क है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ऐसे ही आगे हमें देखा है च हलंत, यानी ये क्या है? आधा च। ट हलंत यानी कि आधा ट। उसी तरह त हलंत यानी आधा त। उसी तरह प हलंत यानी कि आधा प। आदि ऐसे बहुत सारे हमें व्यंजन मिल जाएंगे जिसके नीचे अगर हम हलंत लगा देंगे तो उसका उच्चारण आधे रूप में ही किया जाएगा। आगे हमें बता रखा है विशेष में र में उ, उ और ऊ की मात्रा निम्न प्रकार लगाते हैं। एक र शब्द ऐसा है जिसमें जो ऊ और बड़े ऊ की मात्रा है उसका प्रयोग नीचे नहीं किया जाता, जबकि छोटा ऊ और बड़ा ऊ की जो मात्रा है उसका प्रयोग हम किसी भी व्यंजन पर नीचे उसके पैरों में लगा के करते हैं ना। तो लेकिन जो र शब्द है ना, उसमें कभी भी उसके पैर में नहीं लगाया जाता। अब मैं अगर इसके पैर में छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग कर दूं तो अजीब लगेगा ना, क्योंकि इसका प्रयोग ऐसे नहीं किया जाता है। इसके साथ में जब र पर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है तो हम कहाँ लगा देंगे? उसके एकदम पास में ऐसे घुमाते हुए लगा देंगे। ठीक है, अंदर की तरफ नहीं घुमाएंगे। अंदर की तरफ घुमा दिया तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा, है ना। सिर्फ ऐसे एक कर्व लेते हुए बोलेंगे ऐसे, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ पे र। छोटा ऊ का प्रयोग करना है, रुपया लिखना है तो सिर्फ घुमा देंगे। उसी तरह जब हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है र पर, तो अंदर की तरफ भी कर्व थोड़ा सा घूमेगा, थोड़ा सा हम मात्रा को अंदर की तरफ घुमाते हुए नीचे लेकर के आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? रू, बड़ा रू। तो बड़ा रू से जब हमें शब्द बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? रू। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो छोटा और बड़ा ऊ की मात्रा है वो र के पैरों में ना लग करके उसके पास में ही लग जाती है। ठीक है, जब छोटा ऊ लगाना है तो इस तरह से घुमाया जाएगा, और जब बड़ा ऊ लगाना है तो अंदर की तरफ घुमाते हुए इस तरह से लिखा जाएगा। आगे हमें र के और भी प्रयोग बता रखे हैं, विभिन्न रूप हैं र के। सबसे पहले अगर हमें र से शब्द लिखना है तो क्या लिखेंगे? रथ, राम, हार। इसमें र का पूरा प्रयोग किया जा रहा है ना। और आगे हमें र का दूसरा रूप बता रखा है जिसको क्या बोलते हैं? रेफ। तो रेफ में क्या करते हैं हम? जिस वर्ण पर इसको लगाया जाता है उससे पहले इसका उच्चारण किया जाता है। तो र, रेफ वाले र का हम प्रयोग करते हुए 3 शब्द लिखेंगे। कैसे उच्चारण करेंगे? कर्म। र की ध्वनि कहाँ आ रही है? म से पहले आ रही है। जिस वर्ण पर इसको लगाया जाता है उससे पहले उसका उच्चारण कर दिया जाता है। कर्म, सूर्य, वर्ण। ठीक है, ये हो गई रेफ की मात्रा। आगे हम र के 2 रूप और देखेंगे जो क्या कहलाते हैं? इसके पदेन रूप कहलाते हैं, क्योंकि जो मात्रा है उसके पैरों में लग जाती है। यहाँ र का पदेन रूप ये है जिससे हमें 3 शब्द लिखने हैं। प्रेम, पैर में लगी हुई है र की मात्रा। ऐसे ही क्रम, और आगे है समुद्र, द के पैर में लगी हुई है। आगे र का हम पदेन रूप दूसरा देखेंगे जिसमें हमें ट्रिन ट्रिन की आवाज आती है। जब भी किसी वर्ण पे से लगा दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि जिस कुछ ट्रिन की आवाज आ रही है। जैसे मैं ये पढ़ के बताती हूँ आपको, राष्ट्रीय, ड्रम और ट्रक। ठीक है, ये हमने देखे हैं र के रूप। आगे हम देखेंगे ऋषि। री की मात्रा के प्रयोग मात्रा इस प्रकार लगती है। री की मात्रा भी कहाँ लगती है? किसी भी वर्ण के पैरों में लगाई जाती है और उच्चारण री के रूप में किया जाता है। ग प्लस री क्या बनेगा? गृह। तो ग्रह से हमें शब्द बनाना है ग्रह, ग्री। ह प्लस री क्या बनेगा? री, हृदय। ऐसे ही क प्लस री क्री क्या बनेगा? कृपाण। री का उच्चारण किया जाता है इसके साथ में। आगे हम देखेंगे इसमें कि हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा है। इस अध्याय में
हमने सीखा है कि मुख से बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्राएं कहलाते हैं। जो भी स्वर होते हैं उनके जो चिन्ह हमें बता रखे हैं कि सीधा डंडा लगाना है या इस तरह से कोई मात्रा लगानी है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? वो मात्राएं कहलाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क ख ग में जैसे भी हम क का उच्चारण करेंगे तो की आवाज आएगी। तो यानी कि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। चार संयुक्त व्यंजन मैंने आपको इस अध्याय में बताए थे, जो दो व्यंजनों के मेल से ही बोले जाते हैं और बनते हैं। र का प्रयोग विभिन्न रूपों में अभी हमने किया है ना? इतना कुछ हमने इस अध्याय में सीखा है। आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। कल की कक्षा में मैं आपको अभ्यास प्रश्नों को कराऊंगी। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया ये अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।